हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको इनकम फ्रॉम सैलरी जो हम पढ़ रहे थे, जो हमारा इनकम टैक्स का जो हमारा सेशन चल रहा है, उसमें हमने आपको जो इससे प्रीवियस जो क्लास ली है उसमें जो हमने कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल जो ग्रोस टोटल इनकम है वो हमने आपको समझा दी है। और इसमें जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, जो बेसिक सैलरी, एडवांस और एरियर सैलरी है, उसमें जो ऐड किए जाते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, उसको हमने आपको डीप में विद एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बाई लैंग्वेज जो हमारे नोट्स है उससे के द्वारा हमने आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें जो रिटायरमेंट बेनिफिट है इसके अंदर हमने जो पेंशन है अंडर सेक्शन जो 10(10)(a) है, जो ग्रेजुटी हमने इसमें डीप से समझा दी है। ये ग्रेजुटी के लिए जो अंडर सेक्शन 10(10) है, जो लीव इनकेसमेंट है, ठीक है ना। और जो रिटायरमेंट कंपनसेशन है, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है, अलाउंसेज है, जो प्रोविडेंट फंड है, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने इनकी क्लास आपके ले ली गई है हमारे द्वारा, तो हमने आपको पढ़ा दी गई है। यदि आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है तो आप हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपने क्लास हमारी क्लास का ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब इनकम टैक्स संबंधित जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सके। ओके, आज हम अपने सेशन जो इनकम टैक्स वाला है, इनकम फ्रॉम सैलरी जो हेड है, इसके अंतर्गत जो हमने ग्रोस टोटल इनकम को कैलकुलेशन करना तो हमने सीख लिया है, ठीक है ना। लेकिन अब हमें टैक्सेबल जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इस हेड को हमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो करेंगे। ग्रोस टोटल इनकम है, इसमें से यदि हम डिडक्शन अंडर सेक्शन जो 16 है, यदि हम उसमें से लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें टैक्सेबल इनकम मिलेगी अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की। ओके, तो जो हमारा जो डिडक्शन है वो हम आज आपके सामने आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। डिडक्शन पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो डिडक्शन के लिए हमने आपके जो डिडक्शन बताई है वो हमने जो मोटर कार, ये जो मोटर कार की जो फैसिलिटी है, इसमें सबसे पहले आपको डिडक्शन पढ़ाएंगे हम आपको, जो हमने ये हैंड नोट्स बनाए हैं। तो डिडक्शन पढ़ाएंगे हमने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी पढ़ाएंगे आज, फर्स्ट हिट पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो अंडर सेक्शन 16 जो मतलब फर्स्ट ए, ठीक है, जो अंडर सेक्शन 16 जो फर्स्ट ए है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे एंटी यूजीसी जो नेट एग्जाम है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसके अंडर सेक्शन कौन सी होते हैं, तो उसकी जो अंडर सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए। ओके, इसमें क्या बता रखा है, जो अंडर सेक्शन जो 16 जो फर्स्ट ए है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में से डिडक्शन जो इसको अलाउ की जाती है, ये सभी कर्मचारियों के 50,000 तक क्या होती है, इसमें अर्जेंट होती है, ठीक है ना। कितनी होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट्स कितनी दे रखी है, ऑल एम्प्लॉय है उसमें 15,000 तक इसकी लिमिट दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे अधिक हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउ नहीं कर सकते। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बार से हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है या फिर एनटी जो यूजीसी नेट एग्जाम है, अलग अलग कॉमर्स के एग्जाम में जहाँ पे हमारे इंक्लूड है, वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है ऑल कर्मचारियों को कितनी होगी, तो वो होगी 50,000। ओके, इसमें जो अंडर सेक्शन पूछी गई है, तो अंडर सेक्शन कौन सी है, तो अंडर सेक्शन हमें बतानी है, वो है अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए। ओके फ्रेंड्स। ओके, सेकेंड हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है वो उसकी लिमिट्स क्या है, और वो कौन कौन से जो एम्प्लॉय है उसके लिए वो टैक्सेबल है, ठीक है ना, और उसकी अंडर सेक्शन क्या है। ओके, तो इसके लिए इंटरटेनमेंट जो अलाउंस है वो है अंडर सेक्शन 16 सेकेंड। अंडर सेक्शन कौन सी है, 16 सेकेंड है। इसमें पहले सभी कर्मचारियों पर टैक्सेबल होगा, यानी जो और जो एम्प्लॉय है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट हमारा जो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है हमारा, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है तो उसको क्या होगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन उसको मिलेगी, ठीक है ना। उसकी अंडर सेक्शन हमने क्या बताई है आपको, अंडर सेक्शन हमने बताई है अंडर सेक्शन 16 सेकंड। अंडर सेक्शन कौन सी है, अंडर सेक्शन 16 सेकंड है। ओके फ्रेंड्स, देखो हमें समझ में बात की जो हमारे एंटरटेनमेंट जो अलाउंस है, देखो हमने जो अलाउंस वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर भी हमने बताया था जो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो फुली टैक्सेबल है, फुली एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, स्पेसिफिक जो लिमिट के लिए बताया था, या फिर जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसके लिए, वो जैसे HRA बताया था ना, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, ठीक है, RFA बताया था। तो उसी के अंदर हमने जो फुली टैक्सेबल अलाउंस बताए थे, जो आप हमारे आगे अलाउंस वाली अगर आपको टॉपिक की कोई भी क्लास लेनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके
हमारे चैनल पर अलाउंस वाले जो क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमने आप वहाँ पे बाईलिंगुअल आपको बहुत ही डीप में और विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है ना, और विद जो हमारे जो संशोधन अमेंडमेंट हुए हैं 2021-22 के, तो उनको इंक्लूड करते हुए हमने ये जो इनकम टैक्स की जो और जो क्लास है ये अपलोड की गई है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है ये उसके लिए अंडर में क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्या होता है, जो अलाउंस वाली में जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है ये हमारे लिए जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसके लिए क्या होगा, सभी कर्मचारियों के पहले तो फुल्ली टैक्सेबल करेंगे, फिर बाद में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है उसके लिए क्या स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो फर्स्ट है इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव, यानी जितना हमें इंटरटेनमेंट अलाउंस का जितने हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो अमाउंट लेंगे। सेकंड लेंगे मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई गई है, इसमें मैक्सिमम लिमिट बताई गई है वो है 5000, यानी 5000 पर एनम के हिसाब से, कितने हिसाब से, पर एनम। ठीक है ना, दिख तो रहा है ना आपको। चलो ये आपके पेन से वो इसको दोबारा से कर देते हैं। कितना बताइए, इसमें लिमिट बताई है 5000 पर एनम। ठीक है, 5000 पर एनम के हिसाब से हमने इसमें मैक्सिमम लिमिट बताई गई है इंटरटेनमेंट अलाउंस की। ओके फ्रेंड्स, थर्ड इसमें बताया गया है 20% को बताओ बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी का कितना, 20%। तो इन तीनों में से क्या होगा, इन तीनों में से जैसे एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना रिसीव हुआ है, या फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5000 पर एनम के हिसाब से, या फिर देखो इसमें ये फ्रेंड है ना, ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये हमारे एंटी जुडिशियल एग्जाम में पूछी गई है। जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है अंडर सेक्शन 16 सेकेंड, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट कितनी तक हम डिडक्शन अलाउ कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 5000 पर एनम। ठीक है ना, जो इस पर जो स्पेसिफिक जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, कोई भी चाहे वो रिटायरमेंट जो हो, रिटायरमेंट के लिए जैसे लीव सैलरी के लिए हो, है ना, जैसे हमने 3 लाख बताई थी, तो वो सभी मैक्सिमम लिमिट को हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है ना, और इसमें थर्ड है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी का 20%। इन तीनों में से विच ऑफ द लेस, यानी तीनों में से क्या है जो भी कम है वो क्या होगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको मिलेगा। ठीक है ना, उसको क्या मिलेगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो अब हम इसमें आपको जो अगला जो बताने वाले हैं, तो वो डिडक्शन किसकी मिलेगी वो देखो। अब हम आपको जो नेक्स्ट है वो है मोटर कार की। ठीक है ना, मोटर कार की हम आपको समझाने वाले हैं। तो मोटर कार के लिए क्या है, देखो मोटर कार फैसिलिटी, अगर मोटर कार की फैसिलिटी देते हैं तो हमें डिडक्शन क्या होगी, उसके लिए हम आपको बताएंगे टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी। यदि मोटर कार नियोक्ता की हो, देखो कोई भी मोटर कार है, यदि कोई भी एम्प्लॉयर की है, यानी कोई भी नियोक्ता है हमारा, तो उसकी यदि मोटर कार है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक तो होता है मोटर कार है यदि एम्प्लॉय यानी कर्मचारी को, सेकंड है जो की मोटर कार किसकी हो, एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता की हो। ठीक है ना, ये दो कंडीशन बताए। तो हम आपको फर्स्ट वाला जो कंडीशन है ए नंबर को, इसमें हमने इन केस ऑफ द ए नंबर इसमें मेंशन किया है कि जो मोटर कार फैसिलिटी यदि नियोक्ता की है, तो उसके लिए हमें 3 तरह की यूज कर सकते हैं। क्या, कैसे यूज कर सकते हैं, एक तो है ऑफिशियल यूज, यानी हम ऑफिस के लिए मोटर कार को यूज करते हैं। सेकंड क्या है, ओनली पर्सनल यूज, यानी हमने केवल कर्मचारी की पर्सनल यूज के लिए उसे मोटर कार प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है ना, थर्ड क्या है, इसमें पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज, यानी अंशतः जो कार्यालय के लिए और अंशतः पार्टली पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, दोनों के लिए इसमें क्या मेंशन की गई है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें ऑफिशियल यूज। क्या पढ़ेंगे फर्स्ट, इसमें ऑफिशियल यूज, यानी यदि कोई मोटर कार है, यदि वो एम्प्लॉयर की है, यदि उसको ऑफिशियल जो यूज के लिए उसको यूज किया जा रहा है, ऑफिस के कार्यालय के लिए उसको यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सी अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। उसमें कोई भी अमाउंट, और यदि ऑफिशियल यूज के लिए किया जा रहा हो, चाहे वो मोटर कार नियोक्ता की हो या चाहे कर्मचारी की हो, दोनों केस में क्या होगी, जो ऑफिस के लिए यूज की जाने वाली जो मोटर कार है उस पर कुछ भी टैक्सेबल अलाउंस, उस पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं देना पड़ेगा, यानी नथिंग विल बी टैक्सेबल, यानी एडजेम्प्ट। क्या है ये, एडजेम्प्ट है, इस पर कुछ भी टैक्सेबल इसमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सेकंड इसमें है ओनली जो पर्सनल यूज, यदि पर्सनल यूज के लिए कोई भी जो मोटर कार है, यदि वो नियोक्ता की है, यदि कर्मचारियों को पर्सनल यूज करने के लिए दी जा रही है, तो उस केस में हम उसकी जो कैसे टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे जो मोटर कार फैसिलिटी की है, तो हम निकालेंगे एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर द्वारा जो वास्तव में जो खर्चा हुआ है उसको जो भुगतान किया गया है एम्प्लॉयर द्वारा, उसको लेंगे। प्लस इसमें क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द मोटर कार, यानी मोटर कार की जो वैल्यू है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द मोटर कार फैसिलिटी, यानी जो देखो इसमें यदि पर्सनल यूज कर रहा है कोई भी एम्प्लॉई, ठीक है ना,
तो इसमें कौन कौन से हम अमाउंट को कंसिडर करेंगे, इसमें करेंगे जो एक्चुअल में जो एक्सपेंस जो एम्प्लॉयर द्वारा पेमेंट किया गया है उसको, और जो मोटर कार का जो वैल्यू है उसको, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगी, हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द मोटर कार फैसिलिटी की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारे पास रिसीव हो जाती है, ठीक है ना। ओके, थर्ड हमने क्या बताया था कि जो पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज, यानी कुछ ऑफिशियल के यूज के लिए भी और घर खुद के पर्सनल यूज के लिए भी, दोनों के लिए अगर यूज करते हैं कोई भी मोटर कार फैसिलिटी, तो उसके केस में हमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है ए नंबर, इस पे कंडीशन दिया गया है कि एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉय, यदि एम्प्लॉयर क्या करता है, एक्सपेंस का पेड करता है, ठीक है ना। और सेकंड हमें बताया गया है यदि एम्प्लॉय द्वारा क्या किया जाता है, उस जो मोटर कार है उसकी जो एक्सपेंस उसके खर्चे का पेड किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें, यदि नियोक्ता द्वारा यदि उसके एक्सपेंस का पेड किया जाता है तो उसके जो कोई भी मोटर कार है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके आधार पे हम उसको कंसिडर करते हैं। यदि उसकी अप टू 1600 यानी 1600 सीसी की यदि कोई भी मोटर कार है तो उस केस में हम 1800 यानी 1800 पर मंथ के हिसाब से उसमें कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि 1600 सीसी से अबो यदि अधिक यदि उसकी कैपेसिटी है तो उस केस में हम 24 पर मंथ यानी 2400 यानी 2400 पर मंथ के हिसाब से हम उसमें हम कंसिडर करेंगे। और यदि वो 1600 सीसी की हो या फिर 1600 सीसी से कैपेसिटी मोर देन हो मोटर कार की, तो उन दोनों केस में हम क्या जोड़ देंगे, उसमें जो ड्राइवर का जो है तो उसको अलग से हम उसमें 900 यानी 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से दोनों में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यदि कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, अगर 1600 सीसी का है तो 1800 पर मंथ के हिसाब से, मोर देन यदि 1600 सीसी से यदि उसकी कैपेसिटी अधिक है तो उसके लिए 24 जो है 100 है पर मंथ के हिसाब से। और इन दोनों में क्या कंसिडर कर देंगे, जो ड्राइवर है उसका जो है वो 900 पर मंथ के हिसाब से ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे हम आपको बता रहे हैं, आगे हम समझा रहे हैं कि एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉय, जैसे कर्मचारी द्वारा यदि उस मोटर कार का एक्सपेंस का भुगतान किया जा रहा है जो कि पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल यूज के लिए किए जा रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी कंसिडर किया जाए, ये दोनों ही सेम है लेकिन इसमें जो अमाउंट है ये डिफरेंस दे रखी है, ठीक है ना। जो एम्प्लॉयर है तो ज़्यादा अमाउंट रहेगा 1800 और 2400 और प्लस 900 जो ड्राइवर का इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड है यदि एम्प्लॉय द्वारा या कर्मचारी द्वारा अगर क्या किया जा रहा है, एक्सपेंस का भुगतान किया जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो 1600 सीसी यदि 16 जो 100 सीसी की यदि उसकी कैपेसिटी है तो उसके लिए 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसमें कंसिडर करेंगे। यदि 1600 सीसी से अबो है तो उस केस में हम 900 जो पर मंथ के हिसाब से कंसिडर करेंगे। और दोनों में इस हिसाब से करो, जैसे मोर देन 16 जो 100 है उस हिसाब से करो, लेकिन दोनों में ड्राइवर का जो 900 पर मंथ के हिसाब से इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो आपको समझ में आ जाने से बिल्कुल सिंपल है। ये सिंपल क्या है कि यदि ऑफिस यूज के करेंगे तो नथिंग विल बी टैक्सेबल, यानी कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, यानी फुली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। सेकंड है ओनली पर्सनल यूज, यदि पर्सनल यूज के लिए कर रहा है और मोटर कार किसकी है, नियोक्ता की है, तो नियोक्ता की है तो जो कौन सा हमें डिडक्शन मिलेगी, जो नियोक्ता क्या करेगा, इसमें नियोक्ता जो एक्चुअल एक्सपेंस का पेमेंट करेगा तो वो हमें उसकी और जो मोटर कार की जो वैल्यू है दोनों को ऐड करके हम टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी मोटर कार फैसिलिटी। ओके, थर्ड हमें क्या बताया कि पार्टली ऑफिस और पार्टली जैसे पर्सनल यूज है, तो उस केस में हमें जो मेडिकल पेड यदि एम्प्लॉयर द्वारा अगर क्या किया जाए है, एक्सपेंस का पेड कौन करेगा, यदि एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है ना। एम्प्लॉय की गाड़ी है, जो नियोक्ता की क्या है, एम्प्लॉयर की ही मोटर कार है और उसका एक्सपेंस भी कौन पेड करेगा, एम्प्लॉयर। तो उस केस में हमें क्या याद रखना है कि जो 100 सीसी की कोई भी मोटर कार है तो उस केस में 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या दिया जाएगा, हमें इसमें कंसिडर करेंगे। यदि अबो ऑफ द 1600 पर सीसी के हिसाब से अबो है यदि उसकी कैपेसिटी, तो उसके लिए 2400 पर मंथ के हिसाब, ठीक है ना। और दोनों में क्या जोड़ देंगे, जो ड्राइवर का हमें दिया गया है 900 है पर मंथ के हिसाब से, इन दोनों में हम जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यदि नियोक्ता की तो मोटर कार है लेकिन एक्सपेंस कौन भुगतान करेगा, यदि कर्मचारी भुगतान करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 1600 सीसी तक की जो भी उसकी कैपेसिटी है मोटर कार की, तो उस केस में हम 600 यानी 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसमें काउंट करेंगे। और यदि 1600 सीसी से अबो है तो उसकी कैपेसिटी तो 900 पर मंथ के हिसाब से हम उसमें क्या करेंगे, उसको उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, उसको लेंगे। और इसमें ड्राइवर का जो 900 जो पर मंथ के हिसाब से है दोनों में से, तो ये तो हमें क्या करना है, दोनों में ही सेम है, ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ है, इसमें हमें ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स,
आई होप कि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे हम इसमें क्या देखते हैं, आगे हम सेकंड हमारी कंडीशन देखते हैं, यदि मोटर कार किसकी हो, यदि मोटर कार हमारी कर्मचारी की हो। देखो फर्स्ट हमने क्या देखा है, फर्स्ट हमने देखा है कि जब मोटर कार किसकी हो, नियोक्ता की हो यानी एम्प्लॉयर की हो। लेकिन यदि नियोक्ता की नहीं हो, कि यदि कर्मचारी की मोटर कार हो, फैसिलिटी हो, तो उस केस में हमें डिडक्शन कैसे अलाउ की जाती है, वो की जाती है यदि ऑफिस पर्पज के लिए तो फुल्ली क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ओके, सेकंड है ओनली पर्सनल पर्पज, यानी केवल कर्मचारी है उसको पर्सनल यूज के लिए यदि वो मोटर कार फैसिलिटी दी जाती है, तो उसमें क्या होगा, जो डिडक्शन कैसे मिलेगा, इसमें वो मिलेगा जो एम्प्लॉयर द्वारा यानी जो कर्मचारी द्वारा जो एक्चुअल में जो एक्सपेंस भुगतान किया गया है वो क्या होगा, इसमें टैक्सेबल होगा। क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने जब मोटर कार किसकी देखी थी, नियोक्ता की एम्प्लॉयर की देखी थी, तो उस केस में हमने देखा था कि जब पर्सनल यूज किया जा रहा है तो उस केस में जो एक्चुअल जो एक्सपेंस जो किसके द्वारा पेड किया जा रहा है, एम्प्लॉयर द्वारा, और फिर उसमें वैल्यू ऑफ द मोटर कार का ऐड करके दोनों को, और फिर उसमें टैक्सेबल वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना, टैक्सेबल वैल्यू तो मोटर कार फैसिलिटी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में यदि एम्प्लॉय की यदि मोटर कार है, तो यदि पर्सनल यूज के लिए, एम्प्लॉय के लिए ही यदि पर्सनल यूज के लिए उसका यूज किया जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जो एक्चुअल जो एक्सपेंस है एम्प्लॉयर द्वारा जो वास्तव में जो उसका व्यय है उसको भुगतान करेगा, वो ही क्या होगा, इसमें टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। उसकी ही हमें टैक्सेबल इसमें काउंट करेंगे। लेकिन ऑफिस पर्पज के लिए चाहिए वो नियोक्ता की मोटर कार हो या चाहिए कर्मचारी की मुक्त जो मोटर कार हो, दोनों ही केस में क्या करेंगे, ऑफिस पर्पज के लिए यूज करेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, नथिंग विल बी टैक्सेबल। ओके फ्रेंड्स, थर्ड इसमें क्या है, थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पज, यानी कुछ ऑफिशियल के लिए और कुछ पार्टली पर्सनल, मतलब खुद के कर्मचारी खुद के पर्सनल यूज के लिए यदि वो मोटर कार को यूज ले रहा है, फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड बाई जो एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता द्वारा जो वास्तव में जो भुगतान किया जा रहा है, वो वास्तव में जो नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा उसमें से जो ऑफिस के लिए जो एक्सपेंस है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, हमारे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द मोटर कार फैसिलिटी। ओके फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यदि मोटर कार यदि नियोक्ता की यदि हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या पढ़ा था, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए उसमें हमने पढ़ा था कि यदि भुगतान कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है या फिर भुगतान एम्प्लॉय कर रहा है। तो एम्प्लॉयर यदि भुगतान करेगा उस केस में हमने बताया था कि यदि उसकी जो मोटर कार की कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है वो है 1600 सीसी तक है, तो उसके लिए हमने 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से बताए थे। यदि अब वो 1600 सीसी से अधिक है उस कैपेसिटी, तो उसके लिए हमने 2400 रुपये पर मंथ के हिसाब से बताया था। उसमें ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ के हिसाब से ऐड किए थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड हमने बताया था कि जो कर्मचारी अगर उसका एक्सपेंस का भुगतान कर रहा है, तो उस केस में हमने बताया था जो 1600 सीसी तक यदि उसकी कैपेसिटी है, तो उस केस में कितना बताया था हमने, 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन यदि 1600 सीसी से मोर देन यदि उसकी कैपेसिटी है, तो इस केस में हमने जो मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की यानी नियोक्ता की है, तो उस केस में हमने बताया था कि 600 और 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और उसमें ड्राइवर के 900 रुपये दोनों में ही क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि जो एक्चुअल में जो एम्प्लॉयर द्वारा एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो भुगतान कर रहा है, उसमें से ऑफिशियल जो एक्सपेंस है वो हमें इसमें से लेस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द मोटर कार फैसिलिटी की टैक्सेबल वैल्यू हमारी इसमें कंसिडर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको हमारी क्लास को इसमें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो ग्रुप है कॉमर्स का उसमें शेयर करना, और हमारे जो चैनल है इसको मिथिलेश कॉमर्स क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऑल नोटिफिकेशन की ऑल करें, ताकि जब मैं न्यू अपलोड करूँ वह कोई भी क्लास, तो आपको इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके। और ये जो हमारे जो इनकम टैक्स है, यदि यूजीसी NTUGC एग्जाम हो, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, JVNL एग्जाम हो, या फिर हमारे जो BCom हो, या जो BBA हो, CMA हो, जो भी एग्जाम कॉमर्स के रिलेटेड जो भी एग्जाम है जिसमें इनकम टैक्स हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है, उसके लिए हमारी ये क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम एक और जो डिडक्शन है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं, वो है हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए हम कैसे उसमें हमारे कॉन्सेप्ट को कैसे प्रोविजन उसमें लागू किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्या है, हमें नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट, एक सेकंड रुको, हाँ इसको हमने ये वाला तो पढ़ाया दिया आपको, मोटर कार वाला ना। तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। रिसोर्स कम होने की वजह से अपन ऐसे करेंगे, जैसे रिसोर्स आदि हो जाएंगे आप आगे आके आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है ना। ओके, समझ में तो आ रहा है ना। यदि कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट नोट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके,
चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो डिडक्शन है वो जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए हम कैसे कंसिडर किया जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमारे केस क्या है, यदि मेडिकल फैसिलिटी यदि भारत में क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट क्या है, भारत में प्रोवाइड करना, और सेकंड क्या है, आउट ऑफ द इंडिया, यानी भारत के बाहर यदि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो पहले हम क्या कौन से पढ़ेंगे कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड इन द इंडिया, यानी इंडिया मतलब भारत में यदि मेडिकल कोई भी फैसिलिटी दी जाती है तो उस केस में हम कैसे कंसिडर करेंगे, इसका कैसे इसका प्रोविज़न इस पर अप्लाई किया जाएगा, वो देखो आप। फर्स्ट है, यदि चिकित्सा उपचार किया जाए, मतलब यानी जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट वो कहाँ कराया जाए, भारत में कराया जाए, और कहाँ पे कराया जाए। इसमें 4 हमें कंडीशन दे रखी है। यदि इस जगह यदि हम क्या करेंगे, हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उस केस में हमें क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, यानी कोई भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगी, कोई भी टैक्स पेमेंट करने की अमाउंट हमारे पास नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कहाँ पे यदि हम उपचार कराएं तो हमारे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, वो हो गए देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो हमारे लिए फ्री में क्या होता है, उसका इलाज होता है, ठीक है ना। तो जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है यदि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाएं। सेकंड है हॉस्पिटल ओन बाय एम्प्लॉय, यानी नियोक्ता का कोई भी नियोक्ता के द्वारा संचालित कोई भी क्या हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है। थर्ड है हॉस्पिटल लोकल अथॉरिटी, यानी जो स्थानीय कोई हमारी सत्ता है उसके द्वारा मेंटेनिंग जो किया जा रहा है हॉस्पिटल को, ठीक है, उस केस में। 4 है हॉस्पिटल ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज, यानी स्पेसिफिक डिजीज जो हमने बताई थी आपको, जो अंडर सेक्शन 80 DDB के लिए, यानी कोई भी कैंसर हो या फिर कोई भी क्या क्या एड्स होगा, जो भी गंभीर जो निर्दिष्ट जो बीमारी है उसके लिए यदि हम क्या उसका कोई हॉस्पिटल हो, उसमें यदि हम क्या करा रहे हैं, हम हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उन केस में, इन चारों केस में, यानी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी यदि लोकल अथॉरिटी है उसका हॉस्पिटल हो, उसके द्वारा मेंटेनिंग किया गया हॉस्पिटल हो। थर्ड हमने बताया है जो हॉस्पिटल यदि कोई नियोक्ता के द्वारा ओन है, वो नियोक्ता का हो, ठीक है ना, नियुक्त द्वारा संचालित हो। फोर्थ हमने बताया जो स्पेसिफिक जो डिजीज है उसका कोई भी हॉस्पिटल हो। चारों केस में यदि कोई हम मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या होगा फ्रेंड्स, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ओके, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एकदम एक ही कॉन्सेप्ट को खोल के बता रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सेकंड हमने आपको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम, देखो हमारा कोई भी कर्मचारी है, उसको यदि उसका नियोक्ता यानी उसका जो एम्प्लॉयर है, यदि उसके कर्मचारी के ऊपर यदि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या कर रहा है, पेड कर रहा है, ठीक है ना। देखो हमने जो इंश्योरेंस वाला जो बताया था आपको, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, हमारे जो बताए थे ना हमने, यदि कोई भी यदि एक्सीडेंट जो प्रीमियम है उसका पेड कौन करेगा, यदि एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है, वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, यदि उसका जो प्रीमियम का पेड यदि एम्प्लॉयर करता है, वो भी क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यदि हमारा जो LIC है, जो जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम यदि कोई भी एम्प्लॉयर यदि पेमेंट करता है, तो उस केस में क्या हमने क्या बताया था, फुल्ली टैक्सेबल। क्या बताया था, फुल्ली टैक्सेबल। ये याद रखने की बात है, क्योंकि ये NTU एग्जाम में, और ये जो 2 या 3 बार अलग अलग कॉमर्स के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ को कंसेप्ट को बहुत ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ये हमने क्या बताया था कि जो नियुक्त द्वारा यदि कोई भी एम्प्लॉय की जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का यदि वो पेमेंट करता है, तो उस केस में हमारे लिए क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना। देखो यदि भारत में कोई भी मेडिकल जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड, यदि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई भी लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है उसके लिए, कोई भी नियोक्ता के द्वारा संचालित कोई भी हॉस्पिटल है उसमें, या कोई भी स्पेसिफिक जो डिजीज के हॉस्पिटल है उसमें यदि हम ट्रीटमेंट करवाएंगे तो क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे। सेकंड हमने बताया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम यदि नियुक्त द्वारा किया जा रहा है, क्या होंगे, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे। क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट। थर्ड हमने जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो बता रखे हैं कि जो इन दोनों को छोड़कर इनसे अदर जहाँ भी हम क्या करवाएंगे, मेडिकल जो फैसिलिटी लेंगे, वो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। ये फ्रेंड्स याद रखें, क्या है ये, टैक्सेबल, ठीक है ना। इन दोनों केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन इन दोनों केस से अदरवाइज जो भी हम कहीं भी मेडिकल जो फैसिलिटी यदि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे। क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। ओके फ्रेंड्स, ओके। देखो अब सेकंड हम केस पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड हमारा है इफ़ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड आउट इंडिया, यानी भारत के बाहर यदि कोई भी मेडिकल फैसिलिटी यदि प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस केस में हम कैसे इसको डिडक्शन को देखते हैं। फर्स्ट इन केस तो फर्स्ट है कि एक्सपेंस इंक्लूड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट स्टे अब्रोड, मतलब एक्सपेंस इंक्लूड मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका जो एक्सपेंस को पेमेंट करेगा, पेमेंट मतलब उनको इंक्लूड करते हुए जो पेमेंट है, और स्टे अब्रोड यानी जो विदेश में ठहरने के लिए, ठीक है ना। दोनों के लिए जो लिमिट्स है वो कैसे हम उसको कंसिडर करेंगे।
वो करेंगे एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट स्पेसिफिक बाय RBI, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फॉर 1 पेशेंट विद 1 अटेंडेंस, यानी जो RBI की जो स्पेसिफिक जो लिमिट दे रही है वहाँ तक क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन सा, जब एक्सपेंस जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो यदि और विदेश में रुकने का जो खर्चा है उसको हम पेमेंट करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, वो करेंगे जो RBI की जो स्पेसिफिक जो लिमिट दे रखी है RBI द्वारा, वहाँ तक क्या हो जाएगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और 1 पेशेंट के साथ, 1 जो मरीज के साथ उसकी जो केयर करने वाला है, देखभाल करने वाला है, वो क्या हो जाएगा, एक मरीज के साथ एक, वो क्या हो जाएगा, एक फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सेकंड हमने क्या बताया है इसमें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। देखो सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। देखो विदेश में यदि हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे लगेगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए हम कैसे प्रोविजन को लागू करेंगे, तो इसके लिए बता रहे हैं कि यदि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, यदि कोई भी एम्प्लॉई है उसका यदि आउट ऑफ इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, तो उस मेडिकल जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड आउट ऑफ इंडिया कराया जा रहा है, तो उस केस में हमारा ट्रैवलिंग भी लगेगा। हमारे देश से दूसरे देश में जाएंगे तो ट्रैवलिंग तो एक्सपेंस लगेगा ना, तो ट्रैवलिंग जो एक्सपेंस लेगा वो होगा ग्रोस जो टोटल जो इनकम है, यदि किसी एम्प्लॉई की अप टू 20,000 यानी 20,000 तक यदि उसकी ग्रोस टोटल इनकम है, तो उस केस में क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, हमें कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसकी जो ग्रोस टोटल इनकम यदि कितनी है, मोर देन 20,000 यानी 20,000 से यदि उसकी क्या है, ज़्यादा यदि उसकी क्या है ग्रोस टोटल इनकम है, तो उस केस में क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। देखो कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी कर्मचारी है, यदि उसकी मेडिकल जो फैसिलिटी है, यदि वो भारत के बाहर मेडिकल फैसिलिटी लेगा तो कैसे होगा, उसकी जो RBI की जो स्पेसिफिक जो लिमिट दे रखी है RBI ने, तो वो उसके साथ एक मरीज के साथ एक उसका पेशेंट के साथ उसका जो देखभाल केयर करने वाला है वो उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हम देखो अपने देश से दूसरे देश में जाएंगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगेगा, फ्री में तो कोई जाने नहीं देगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगेगा, तो उसके लिए जो एम्प्लॉई है यदि उसको ग्रोस टोटल इनकम यदि 20,000 तक है ना, तो उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो उसकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो मोर देन यदि 20,000 से, यदि 20,000 से यदि अधिक उसकी क्या है ग्रोस टोटल इनकम है कोई भी कर्मचारी की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको जो हमने जो अंडर सेक्शन हमारी जो 16 है जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में है, उसमें जो ग्रोस टोटल इनकम में से यदि अंडर सेक्शन जो डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 16 है यदि हम उसको लेस कर देते हैं तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी को हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड है उसको कंप्लीट कर दिया है। उसमें हमने आपको जो ग्रोस टोटल इनकम है कंपटीशन वाला उसको कंसिडर करके पढ़ा दिया है। सेकंड हमने जो इसकी रिटायरमेंट जो बेनिफिट है वो हमने आपको क्लास ले ली गई है, और जो ग्रोस टोटल इनकम हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें से जो भी डिडक्शन हमारी जो लेस की जाएगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वाली, तो उसमें लेस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगी, वो बचेगी टैक्सेबल जो इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। उसके हेड में टैक्सेबल जो इनकम अमाउंट है वो हमें इसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यदि ये हमारी जो क्लास है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और जो बेल आइकन के जो ऑल नोटिफिकेशन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि जब मैं न्यू जो क्लास अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके और हमारी क्लास का आपको लाभ उठाया जा सके, ठीक है ना। ओके, हमारे जो यदि इस इनकम टैक्स संबंधी यदि आपको और क्लास को ज्वाइन करनी है तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और ये हमारी जो चैनल है जो मिथिलेश कॉमर्स क्लास है, इसको प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।